प्राचीन उच्च शिक्षा केंद्रों में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विश्वविद्यालय की जहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए विश्व के कोने कोने से हजारों छात्र आया करते थे, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी माना जाता है और जो लगभग 800 साल तक अस्तित्व में रही। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसके खंडहर आज के समय में काफी प्रसिद्ध हैं। देश विदेश के कोने कोने से पर्यटक और इतिहास में रुचि रखने वाले सैलानी यहाँ आते रहते हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में प्राचीन नालंदा महाविहार के अवशेष आज भी दिखाई पड़ते हैं। इन अवशेषों को खोजने का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को है। चीनी यात्री हुएनसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम को जाता है, जिनका शासनकाल 415 से 455 ईस्वी माना गया है। गुप्त वंश के अन्य शासकों ने भी नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा सहयोग और संरक्षण प्रदान किया था। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी राजाओं ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय शासकों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। अब बात करते हैं इस विश्वविद्यालय की स्थापत्य कला की। इस विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर एक पंक्ति में मठों का निर्माण किया गया था और उनके सामने अनेक बड़े बड़े स्तूप और मंदिर बनाए गए थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई थीं। चूंकि यह महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र था, महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती है, जबकि हीनयान बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते। इस परिसर की सबसे मुख्य इमारत विहार 1 थी। विहार 1 में स्थित मंदिर नंबर 3 इस परिसर का सबसे बड़ा मंदिर है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर की स्थापत्य कला से मेल खाता है। अत्यंत सुनियोजित तरीके से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण था। यही कारण है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठों के होने की संभावना है। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे और कमरे में सोने के लिए पत्थर की एक चौकी भी होती थी। आले भी बने थे जिस पर दीपक व पुस्तक आदि रखे जाते थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे व झीलें भी थीं। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला पूर्णतः आवासीय विद्यालय था। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी कुछ निःशुल्क थे। यही कारण है कि यहाँ प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी, ताकि केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही इसमें प्रवेश पा सकें और एक बार दाखिला हो जाने के बाद छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं होती थी। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्च चलता था। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लगभग 10,000 थी और शिक्षकों की संख्या 2,000 थी। 7वीं सदी में चीनी यात्री हुएनसांग ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण किया था और बाद में यहाँ शिक्षण का कार्य भी किया। इस विश्वविद्यालय को 9वीं से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। नालंदा विश्वविद्यालय का सारा प्रबंध प्रधानाचार्य या कुलपति महोदय देखते थे। इन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित किया जाता था।
परामर्श देने के लिए 2 समितियां बनाई गई थीं, जिनके सलाह से कुलपति सारा प्रबंध करते थे। एक समिति का काम शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखना था, दूसरी समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देखभाल करती थी। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में हुएनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन के साथ कई अन्य विद्वानों ने भी पढ़ाई की थी। नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अलावा पुस्तकों से भी पढ़ाया जाता था, शास्त्रार्थ होता रहता था और सारा दिन अध्ययन के शंका और समाधान में चला जाता था। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों को 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना आवश्यक होता था। साथ ही शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना हर छात्र के लिए अनिवार्य था। नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन समेत कई विषय पढ़ाए जाते थे। महायान, हीनयान संप्रदाय के ग्रंथों के साथ साथ वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। नालंदा की खुदाई में अनेक कांसे की मूर्तियां मिली हैं, जिसके आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित यहाँ धातु विज्ञान का भी अध्ययन होता था। खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए भी एक विशेष विभाग था। नालंदा की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की थी और रुके भी। भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र का जन्म भी यहीं पे हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगुंज नाम की एक बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसका अर्थ था सत्य का पर्वत। यह 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इसमें सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थीं। यह रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर नामक 3 विशाल भवनों में स्थित था। रत्नोदधि पुस्तकालय में अनेक हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहित थीं। मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के वृत्तांतों से पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय को तुर्कों के आक्रमण से बड़ी क्षति पहुंची थी। इस विश्वविद्यालय पर पहला आक्रमण हूण शासक मिहिरकुल द्वारा किया गया था। बाद में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने इस विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया। दूसरी बार इस विश्वविद्यालय को गौड़ों ने भारी नुकसान पहुंचाया, तब हर्षवर्धन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। तीसरी बार तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया। यहाँ की लाइब्रेरी में हजारों पुस्तकों के साथ 90 लाख पांडुलिपियां रखी गई थीं, जिनमें बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी। 3 महीने तक किताबें धू धू कर जलती रहीं। अब सवाल उठता है कि बख्तियार खिलजी ने ऐसा क्यों किया? क्या कारण है कि ज्ञान के इतने बड़े केंद्र को उसने पूरा का पूरा नष्ट कर दिया? तो मिनहाज सिराज ने तबाकत-ए नासिरी में इसका जिक्र किया है। ये लगभग 1193 ईस्वी की बात है। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ा और बहुत उपचार के बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रहा था। उसके सारे हकीम उसे ठीक करने में असमर्थ हो गए। तब किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा में जो आयुर्वेद के आचार्य हैं उनसे मिलिए। जब खिलजी आचार्य से मिला तो उनके सामने उसने शर्त रख दी कि मैं आपकी किसी भी दवा का सेवन नहीं करूंगा, आप मुझे ऐसे ही ठीक करके दिखाइए। आचार्य ने कुछ दिन बाद बख्तियार खिलजी को एक कुरान देते हुए कहा कि रोज आप इसे पढ़ना, आप ठीक हो जाएंगे। खिलजी को इसमें कोई ऐतराज नहीं था।
और सचमुच 1 महीना होते होते वो पूरी तरह से ठीक हो गया। चूंकि आचार्य ने कुरान के पन्नों पर औषधियों का लेप लगा दिया था और पन्ने पलटने के क्रम में खिलजी उंगलियों पर थूक लगाकर पेज पलटता था तो औषधि उसके मुंह में जाती थी। ये बात खिलजी को हजम नहीं हुई कि एक भारतीय भिक्षु आचार्य ने उसे ठीक कर दिया। निश्चित ही वो उसके नीम हकीमों से ज्यादा ज्ञानी रहा होगा। तब खिलजी ने निश्चय किया कि बौद्ध और आयुर्वेद की जो ज्ञान की जड़ें इस देश में हैं, उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। उसने पूरे विश्वविद्यालय में तबाही मचा दी, भिक्षुओं को मरवाया, आचार्यों को मरवाना शुरू कर दिया और पूरे विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा था कि 6 महीने तक आग जलती रही। 3 महीने तक पुस्तकालय की आग भी जलती रही और सारी किताबें, पांडुलिपियां सब जलकर खाक हो गईं। अब तो बस नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष ही बचे हैं जो 14 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले हैं। खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। अवशेषों के अध्ययन से पता चलता है कि दीवारों के निर्माण में बेल के सरकंडे, गन्ना और मूंग दाल वगैरह भी इस्तेमाल होता था। तभी तो ये अवशेष आज भी खड़े हैं और इसके प्राचीन वैभव का अंदाज करा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी। धन्यवाद।